रटा आपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो इट इज बेसिकली known as the powerhouse of cell. So mitochondria is called as the powerhouse of a cell. It is called as the powerhouse of a cell. The mitochondria is called as a powerhouse of a cell. एंड बेसिकली क्या करता है, ये एनर्जी को कंटेन करता है, ठीक है। इट कंटेन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट होल्ड्स या contain energy in the form of ATP. Does anybody know the full form of ATP? Yes, sir. क्या होता है full form? Adenosine triphosphate. Okay, where ATP stands for adenosine, it stands for adenosine triphosphate. It stands for adenosine triphosphate. Where it stands for adenosine triphosphate. Okay, and अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बेसिकली एटीपी जो होता है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP is known as energy currency of the cell. ओके, ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इस करेंसी को होल्ड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस करेंसी को होल्ड करेगा। और होल्ड क्यों करेगा? बिकॉज ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज रिक्वायर सम एनर्जी, सो इट इज बेसिकली हेल्पफुल in providing the stored energy for all the cellular activities. तो सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज को प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सेल को यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। और फिर जैसे आपने बताया, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स। ये इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें एक तो आपके पास जो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होंगी, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स। और इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। जो पोरस मेम्ब्रेन होती है वो इन एंड आउट ऑफ या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को बेसिकली ये कंप्लाई करती है। सो पोरस मेम्ब्रेन इज देयर व्हिच इज द आउटर मेम्ब्रेन, and inner membrane is deeply folded. Okay, ये एक्सचेंज को एग्जीक्यूट करती है। एक्सचेंज ऑफ substances is done through porous material. And जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन जो होती है ये एटीपी को कंटेन करती है। इट कंटेन्स एटीपी, ठीक है। जो भी ये एटीपी है ये यहाँ पे लार्ज सरफेस जनरेट होता है और ये जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे स्टोर होते हैं। और फिर अगर आप इसमें देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया has its own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया के अपने ही डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। Hence, they can prepare their own protein. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो वो तो आपको बता देता हूँ। सर उसमें एक्योटिक का कुछ था। Okay. Eukaryotic. This is an organelle which is found in plants only. Okay, it is an organelle. Okay, it is an organelle which is found in plants only. Okay, it is an organelle which is found in plants only. और इसमें अगर आप देखोगे तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है कलर्ड
और दूसरा होता है कलरलेस। एक होता है कलर्ड, दूसरा होता है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। जो कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST। जो कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, LEUCOPLAST। कलरलेस या वाइट भी बोल सकते हो आप, कलरलेस या वाइट भी बोल सकते हो। प्लास्टिड क्या कंटेन करता है? ये पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल। तो इसमें अगर आप देखोगे इट कंटेन्स क्लोरोफिल, प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोफिल। तो प्लास्टिड अगर क्लोरोफिल कंटेन करता है, लेकिन प्लास्टिड के सपोज जैसे 2 टाइप्स हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट तो वाइट या फिर कलरलेस होता है, तो फिर वो कैसे क्लोरोफिल कंटेन करेगा? बेटा पूरा सुन तो लो। नाउ इफ इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, which is green in color, which is green in color, okay, which is green in color, okay. So if plastid contains chlorophyll, then it is called as, if it contains chlorophyll, then it is called as, then it is called as, then it is called as, then it is known as chloroplast, then it is known as chloroplast। ठीक है, अगर प्लास्टिड क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है? सर अगर प्लास्टिड क्या बोला था आपने सर? अगर प्लास्टिड क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो उस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जिस भी प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ओके ओके सर। And chloroplast is an important component for photosynthesis, okay, which is chloroplast, which is an important component for photosynthesis, which is an important component, which is an important component for photosynthesis, which is an important component for photosynthesis, जो photosynthesis के लिए एक important component होता है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, फिर इसमें आपको ये भी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट it also contains yellow or orange pigments, it also contains yellow or orange pigments, yellow or orange pigments। तो यूजली तो ये ग्रीन होते हैं, लेकिन ये येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ओके, दे आल्सो कंटेन्स येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है, यहां तक देखो, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? फिर अगर आप इसमें अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये बेसिक ऑर्गेनल्स हैं जहां पे हमें स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर, जहां पे हम लोग ये सब स्टोर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द स्टोरेज component where starch, oils and protein granules are stored. Protein granules are stored. Okay, it is a storage component where starch, oils and protein granules are stored. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। फिर इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो हमें इसमें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, तो स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे इसमें अगेन देयर आर मेम्ब्रेन लेयर्स। ओके, it has membrane
multiple membrane layers. It has multiple membrane layers. It has multiple membrane layers. Okay, it has multiple membrane layers which are embedded, which are embedded, which are embedded. It has multiple membrane layers which are embedded and are called as stroma and are known as stroma, known as STROMA. तो यहाँ पे मल्टीपल मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे में एम्बेड होती हैं एंड इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ओके, और उन मल्टीपल लेयर्स को स्ट्रोमा कहते हैं, फिर जहाँ पे एम्बेडेड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं. पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रोमा. ये बेसिकली आपने ना अभी जब आप 10th क्लास में जाओगे तो स्टोमेटल ओपनिंग पढ़ोगे. स्टोमेटल ओपनिंग इज बेसिकली हैपन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन लीफ में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग. तो ये स्टोमेटल ओपनिंग जो होगी, जब इसमें एनर्जी आएगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होगा, वाटर होगा, तो ये ओपन हो जाता है. ओपन होके थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है जिससे वाटर इसमें से एवोपरेट कर सके. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा, STROMA. लेकिन ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है. अभी तो सिर्फ आप ये याद रखो मल्टीपल मेम्ब्रेन्स होती हैं और इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. ओके, यस सर. फिर बेटा इसमें आगे जाओगे तो आपको इसमें ये भी याद रखना है, इट ऑल्सो हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स. जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के पास भी अपना DNA और राइबोसोम होता है. तो आपको ये भी याद रखना है, प्लास्टिड has their own it has their own DNA. It has their own DNA and ribosome. It has their own DNA and ribosome. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, बोल सकते हो. तो वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, वैक्यूल्स, so they are also storage components. तो हम इसको बेसिकली स्टोरेज सैक बोलते हैं. They are storage sacks. They are storage sack for solid or liquid both. For solid and liquid content both. ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए ही ये एक स्टोरेज कंपोनेंट है. और अगर आप देखोगे तो एनिमल में ये स्मॉल साइज होता है, जो आपका सैक होता है वो स्मॉल साइज सैक होता है. सो इन एनिमल्स they are small in size. एनिमल्स में इनका साइज छोटा होता है. और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं so they are large in size. In plants vacuoles are they are large in size. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में ये बड़ा होता है. ठीक है, और कुछ प्लांट्स में ये 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को कंटेन करता है. एंड ऑल्सो इन फ्यू प्लांट्स it contains 50 to 90% of cell volume. It contains 50 to 90% of cell volume. तो कुछ प्लांट्स में जो बड़ी आप कह सकते हो बड़ी वॉल्यूम होती है वो वैक्यूल की होती है. तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है ऑर्गेनेल का वो वैक्यूल का होता है. यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? सर आपने वो सबसे ऊपर वाली लाइन क्या लिखी है? बेटा in animals they are small in size. And in plants they are large in size. Animals में ये छोटे होते हैं और plants में बड़े होते हैं. ओके सर. हाँ, मतलब हुआ सर कि प्लांट्स में अगर ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तो फिर ज्यादा नहीं होते होंगे ना नंबर में? नंबर में तो एक ही होता है ना बेटा, वैक्यूल एक ही होता है नंबर में. ओके. एनिमल में भी एक ही होता है, प्लांट में भी एक ही होता है. ओके सर. ठीक है, तो इसमें फिर अगर हम आगे जाते हैं तो आगे अगर आप जाओगे तो फिर हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं प्लांट वैक्यूल की बात करूंगा तो प्लांट वैक्यूल
is full of cell sap. Cell sap का मतलब होता है जो vacant portion होगा. It is full of cell sap and provides Turgidity. okay, it provides turgidity and rigidity. या अगर आपको ये शब्द थोड़े मुश्किल लगते हैं तो आप strength लिख सकते हो. Strength. It provides strength to the cell. सेल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सो अगर आप देखोगे मैकेनिकल इम्पैक्ट में ये स्ट्रॉन्ग मतलब एक तरह से उसको मजबूत बनाता है. जो प्लांट होता है उसको मजबूत बनाता है. ठीक है. एंड इट स्टोर्स many important elements of life for plant. Many important elements of life for plant. तो जैसे हमारा स्टोरेज रूम होता है उसी तरह से ये एक तरह से स्टोरेज एरिया है. जो वैक्यूल है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं जो हम फ्यूचर में यूज कर पाएंगे. ओके. सो जैसे ये क्या क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर कर सकता है अमीनो एसिड को. ये अमीनो एसिड को स्टोर करेगा. ठीक है. और ये क्या स्टोर करेगा, ये शुगर को भी स्टोर करेगा. ठीक है, अमीनो एसिड को स्टोर करेगा, शुगर को स्टोर करेगा. फिर उसके बाद एंड अदर यू कैन से ये प्रोटीन को स्टोर करेगा. प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी स्टोर करेगा. तो यूजुअली आपको ये याद रखना है ये स्टोरेज हाउस है और स्टोरेज हाउस में आप ये चीजें स्टोर करा सकते हो. यहाँ तक चेक करो. यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर. ओके. अब फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स such as अगर मैं अमोइबा की बात करूं, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमोइबा जो फूड वैक्यूल होता है ये फूड आइटम्स कंटेन करता है. ठीक है. इट कंटेन्स फूड आइटम क्योंकि उसमें तो एक ही सेल है तो वो फूड आइटम को कंटेन करता है. और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स vacuoles expel excess water and some waste from the cell. They perform a specialized task. They perform a specialized task to expel excess water. To expel मतलब बाहर निकालना. To expel excess water and some waste from the cell. ठीक है. तो ये सेल में से एक्सेस वाटर को और वेस्ट को बाहर निकालता है. तो आपको ये भी याद रखना है कि जो यूनिसेल्यूलर प्लांट होंगे तो वहां पे तो फूड स्टोर करता है. और सिंगल सेल्यूलर में यानी कि जो आपके पास एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. और मल्टी सेल्यूलर में ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी परफॉर्म करता है. एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है बॉडी से, सेल बॉडी से, और साथ में ये वेस्ट को भी बाहर निकालता है सेल से. यहाँ तक चेक करो. यहाँ तो कोई डाउट है? Cell is a basic structural organization. Cell is a basic structural organization. ठीक है. And it performs functions like respiration. ठीक है, ये रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. फिर ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. दूसरा न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है. ठीक है. एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स न्यू प्रोटीन.
and it forms new protein. क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी है और ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, तो दोनों चीजें हैं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं hence the cell is the fundamental structural unit of living organisms. So therefore we can say that cell is a basic structural and functional unit of life. We can say that cell is basic structural and functional unit of life and functional unit of life. क्योंकि आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्योंकि लाइफ एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है और उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? Any doubts? No, sir. Okay.